नमस्कार, सुनील शुक्ल की नज़र से कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं आज फिर प्रस्तुत हूँ एक नए विषय, एक नई चर्चा के साथ। कार्यक्रम में चर्चा शुरू करने के पहले आपसे एक अपील, द नागरिक को सब्सक्राइब करें, हमारे कार्यक्रमों को सुनें, अगर पसंद आता हो तो इसको शेयर भी करें और अपनी प्रतिक्रिया भी दें। आपके की प्रतिक्रिया से हमें प्रोत्साहन मिलेगा और हमारा उत्साह भी बढ़ेगा। आज हम आपसे चर्चा करना चाहते हैं पिछले दिनों जो 5 विधानसभा चुनाव के परिणाम आए। इन 5 विधानसभा के परिणामों में 3 विधानसभाओं को भारतीय जनता पार्टी ने जीता है और जबकि 2 पे उसका कहीं अस्तित्व भी नहीं है, तेलंगाना और मिज़ोरम। 3 विधानसभा विधानसभाओं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। इसमें से मध्य प्रदेश में वह अपनी सत्ता बरकरार रखने में सफल हुई भारतीय जनता पार्टी और राजस्थान और छत्तीसगढ़ में उसने कांग्रेस से सरकार छीन लिया। क्या इन परिणामों को जीत और हार के आधार पर ही उसका मूल्यांकन किया जाना चाहिए? निश्चित रूप से जीत जीत होती है। उसको कम नहीं किया जा सकता, उसको कमतर नहीं किया जा सकता, उसका महत्व है। लेकिन राजनैतिक क्षेत्र में जन समर्थन एक बड़ी चीज़ है। राजनीतिक दलों की गतिविधियों को चुनावी जीत और हार के साथ-साथ इस आधार पर भी उनका मूल्यांकन किया जाना चाहिए कि उनका जन समर्थन कितना है। जन समर्थन बना हुआ है या जन समर्थन उनके हाथ से चला गया या उल्लेखनीय स्तर में उसमें गिरावट आ गई। अगर विधानसभा में सीटों की संख्या के आधार पर ही मूल्यांकन करना कि एक राजनीतिक दल चुनाव जीत के सत्ता में आ गया और एक राजनीतिक दल हार गया। और हारे हुए राजनीतिक दल को लोगों ने पूरी तरह से खारिज कर दिया। मुझे लगता है कि यह तार्किक नहीं है, यह बेईमानी है। तीनों विधानसभाओं में माने हिंदी बेल्ट के प्रमुख राज्य हैं ये, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश। इसमें भारतीय जनता पार्टी की जीत का महत्व है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कांग्रेस जो मुख्य प्रतिद्वंदी दल था इन तीनों राज्यों में, उसको जनता ने नकार दिया है या अगर पूरी तरह से स्वीकृत कर दिया, उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया। अगर पाँचों राज्यों के विधानसभाओं में कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में जो वोट मिले हैं, अगर आप उसकी तुलना किया जाए तो 10 लाख अधिक लोगों ने लगभग कांग्रेस को ज़्यादा वोट दिया है भारतीय जनता पार्टी की तुलना में। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में अगर इसकी केवल बात की जाए, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की तुलना में कांग्रेस को मत कम मिले हैं। जैसे कि अगर राजस्थान की बात कीजिए तो लगभग 1,56,67,947 लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया है। 1,65,24,787 लोगों ने बीजेपी को वोट दिया है। मामूली सा अंतर है, लगभग 2% का। मध्य प्रदेश में बीजेपी को जो वोट मिला है 2,11,16,197 2 करोड़ प्लस और कांग्रेस को मिला है 1,75,71,582 ये कांग्रेस को वोट मिला है, लगभग 8% का अंतर है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को वोट मिला है 72,34,968 और 66,02,586 कांग्रेस को। निश्चित रूप से सीटों में लगभग 16% का अंतर है। मतों में उस तरह का अंतर दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन तेलंगाना में 32,57,511 ये बीजेपी को है और 92,35,792 कांग्रेस को। बहुत बड़ा अंतर है। और मिजोरम में भारतीय जनता पार्टी को वोट मिला है 35,524 और कांग्रेस को मिला है 1,46,113। माने गोया की कुल जो वोट है उसमें 4,81,68,987 4 करोड़ प्लस ये बीजेपी को है और 4,92,24,020 वोट कांग्रेस को मिले हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस को 40% से ज्यादा मत मिले हैं। राजस्थान में कांग्रेस बीजेपी से 2% कम वोट पाई है,
छत्तीसगढ़ में 4% और मध्य प्रदेश में लगभग 8% कम वोट वोट मिला है। तो क्या इन आधारों पर यह मान लिया जाए कि कांग्रेस हार गई? या 2024 का जो चुनाव होगा, उन चुनावों में कांग्रेस संघर्ष में नहीं रहेगी, पूरी तरह से खारिज कर दी जाएगी? यह चुनाव और जो विधानसभा का चुनाव था, विधानसभा का चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी के चेहरे के नाम पे लड़ी। नरेंद्र मोदी जी ही मुख्य आकर्षण के केंद्र थे। मोदी जी ने ही कहा कि ये लगभग तीनों राज्यों में कि यह मोदी का की गारंटी है। जब कांग्रेस ने अपनी गारंटी की बात की तो उन्होंने कहा कि मोदी गारंटी है। लोगों ने उनका विश्वास भी किया। तो कमोबेश इसी तरह की स्थिति बनी रहेगी। लोकसभा के चुनाव बनी रहनी चाहिए। इससे अलग स्थितियां बनेगी नहीं। निश्चित रूप से लोकसभा का चुनाव होगा और लोकसभा में केंद्र की सरकार की बनने की बात होगी। अगर आज जो विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी को वोट मिले हैं इन तीनों राज्यों में और तेलंगाना में भी और मिजोरम में भी, उस आधार पर अगर आप मूल्यांकन करेंगे, इसमें स्थिति ये बनती है कि भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा के लिहाज से अगर आज जो वोट मिला है विधानसभा के चुनाव में इन तीनों राज्यों में ऐसा ही वोट प्रतिशत आगामी लोकसभा 2024 के लोकसभा के चुनाव में भी होता है, तो क्या हालत बनेगी? क्या ऐसे ही सफाया हो जाएगा कांग्रेस का? जिस तरह से पिछले लोकसभा के चुनाव में हुआ था 2019 के चुनाव में? ऐसा नहीं है। कांग्रेस ने अपनी ताकत बढ़ाई है। इसमें स्थिति ये बनेगी कि 2019 के चुनाव में क्या हुआ था इन तीनों राज्यों में? 65 सीटें हैं लोकसभा की। इनमें से 61 सीटें बीजेपी ने जीती थी। 61 माने केवल 3 सीटें कांग्रेस ने जीती थी, 1 सीट अन्य ने जीती थी। 1 सीट। 5 मैं 3 राज्यों की बात कर रहा हूं आपसे, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की। इन 65 में से 61 सीटें कांग्रेस के पास बीजेपी के पास हैं और केवल 3 सीटें कांग्रेस के पास है 2019 के चुनाव में। 2024 का चुनाव अगर होता है और मतदान की स्थिति यही रहती है, माने जो आज जिन विधानसभा क्षेत्रों में जिस तरह से बीजेपी को वोट मिला है और जिस तरह से कांग्रेस को वोट मिला है, उसमें हालत क्या बनेगी? अगर आप इसकी बात करेंगे तो राजस्थान में 24 में से 9 सांसदों 9 के क्षेत्र में कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। माने कि उस एक लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विधानसभा क्षेत्रों में आधे से अधिक सीटें या तो कांग्रेस ने जीती हैं या उन इलाकों में कांग्रेस को बीजेपी की तुलना में ज्यादा सीटें मिली, ज्यादा वोट मिले हैं। राजस्थान के 24 में से 9 संसदीय क्षेत्रों में आने वाले विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस आधे से अधिक सीटें जीती है या उसका मत प्रतिशत बीजेपी से बेहतर है। इसमें है अलवर, करौली धौलपुर, कोटा, चूरू, जयपुर ग्रामीण, झुंझुनू, बाड़मेर, बांसवाड़ा और सीकर। इन संसदीय क्षेत्रों में और लगभग सभी सीटें जीता था राजस्थान में बीजेपी ने 2019 के चुनाव में। इस विधानसभा चुनाव में जो मतदान हुआ है उसमें 9 सीटें प्रभावित हो रही हैं बीजेपी की। अगर आप मध्य प्रदेश में देखिए, मध्य प्रदेश में केवल 1 सीट जीती थी कांग्रेस पिछले 2019 के लोकसभा के चुनाव में। वो था कमलनाथ जी का, नकुलनाथ जी छिंदवाड़ा का संसदीय क्षेत्र है। इस बार जो विधानसभा के चुनाव में जो वोट पड़े हैं उसमें 4 सीटें ऐसी हैं जहां पे कांग्रेस ने उन लोकसभा सीटों के अंतर्गत आने वाले विधानसभा सीटों में से आधे से अधिक जीती हैं या उसका मत प्रतिशत बीजेपी से बेहतर है। इसमें है धार, मंडला, मुरैना और रतलाम। इनमें बीजेपी की स्थिति बीजेपी की तुलना में कांग्रेस का मत प्रतिशत इन लोकसभा क्षेत्रों में बेहतर है। छत्तीसगढ़ में आप आइए, छत्तीसगढ़ में 9 में से 3 सीटों पर जो मत प्रतिशत है कांग्रेस का वो बीजेपी की तुलना में बेहतर है। कांकेर, जांजगीर चांपा और महासमुंद। इनमें भी या तो बीजेपी की तुलना में कांग्रेस को ज्यादा वोट मिले हैं या उनके अंतर्गत आने वाले विधानसभा क्षेत्रों में से आधे से अधिक सीटें कांग्रेस ने जीती।
यानी कि इन अगर आप लोकसभा के चुनाव के इस लिहाज से देखेंगे, तो यह बात जो कही जा रही है कि इन विधानसभा चुनाव में जो परिणाम आए हैं, वो उसके अनुसार लोकसभा में भारतीय कांग्रेस की स्थिति साफ हो गई, ऐसा नहीं है। यह एक एक नैरेटिव एक एक जनभावना बनाने की की कोशिश की जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले इन राज्यों में कांग्रेस कहीं नहीं है, जबकि वस्तुस्थिति इसके विपरीत है। सांख्यिकी बताती है कि कांग्रेस को व्यापक जनसमर्थन मिला है और व्यापक जनसमर्थन के बोते वह पूरी तरह से लड़ाई के मैदान में है और उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है। भारतीय जनता पार्टी के पास खोने के लिए बहुत कुछ है और ये विधानसभाओं में जो चुनाव हुआ जो जिस तरीके से मतदान हुआ है, उस आधार पे आप कह सकते हैं कि कांग्रेस ने बड़ी मजबूत दावेदारी प्रस्तुत की है। अब अगर आप तेलंगाना की बात कीजिए, तेलंगाना में 2019 के लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें मिली थी। इस बार जो मतदान हुआ है और भारतीय जनता पार्टी को जो मत मिले हैं या जो वहाँ सत्तारूढ़ दल था पिछली बार बीआरएस, उसको मत मिले हैं, उसके अनुसार कांग्रेस को 9 सीटों पे बढ़त है। भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट में भी बढ़त नहीं है, जबकि पिछली बार उसने 4 सीटें जीती थी। बीआरएस को माने भारत राष्ट्र समिति को 7 सीटों पे बढ़त है और एमआईएम को 1 सीट पे बढ़त है। मिजोरम की एकमात्र जो सीट है, वो जो सत्तारूढ़ दल जीत करके आया है, जेएमपी, जोरेन पीपल्स पार्टी, वो उसको बढ़त है वहाँ। वहाँ ना भारतीय जनता पार्टी है, ना कांग्रेस है। बीजेपी वहाँ पहले भी नहीं थी। जो उनका सहयोगी दल है मिजो नेशनल फ्रंट, उसका उसका भी सफाया हो गया। माने वहाँ भी अगर आप एनडीए की बात करेंगे, तो वहाँ एनडीए को नुकसान है, भारतीय जनता पार्टी को नुकसान है। कुल मिलाकर अगर आप बात कीजिएगा इन पाँचों राज्यों में कुल 83 सीटें हैं यहाँ पे। इसमें से बीजेपी को 46 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं, जो इन विधानसभा के चुनाव में जो मिला हुआ वोट है या जो जीत मिली है या जिस तरीके का जनसमर्थन मिला है, उसपे बीजेपी को 46 सीटों पे स्थिति बनती है उसकी और कांग्रेस को 28 जबकि पिछली बार उसकी संख्या केवल 3 थी। माने बीजेपी को 19 से 20 सीटों का नुकसान हो रहा है और कांग्रेस को 22 सीटों का फायदा हो रहा है। ये आप विधानसभा में सीटों की संख्या बढ़ जाने से केवल इसी आधार पे आपने हमको निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि लोगों ने कांग्रेस को खारिज कर दिया या भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से जनसमर्थन अपने पक्ष में हासिल कर लिया या जो जनता से जुड़े हुए सवाल हैं, वो लोगों को मथ नहीं रहे हैं, उनको उद्वेलित नहीं कर रहे हैं। निश्चित रूप से ये भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि मानी जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी का जो कोर मतदाता है, वह कोर मतदाता उनके साथ अभी वह उनके साथ एकजुट है। उन मुद्दों के साथ जिन मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है, उनके साथ उनके मतदाता उनके साथ हैं। लेकिन ये बिल्कुल नहीं कि कांग्रेस खारिज हो गई, खास तौर से अगर इन इन आंकड़ों को अगर आप 24 के लोकसभा चुनाव के हिसाब से अगर उसकी व्याख्या करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक जनमत है, कम है या ज़्यादा है, इसमें बहस हो सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि एकदम से जो एक एक तरह का राजनीतिक विरोध है, वह लोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं। और यह लड़ाई तब है जब कांग्रेस केवल इस लड़ाई को कांग्रेस लड़ रही थी, इंडिया दल समूह नहीं था। इंडिया दल समूह लोकसभा के चुनाव में जब उतरता है, एक साथ मिल कर के अपनी बातों को कहेगा, तो मुझे लगता है कि उसके विश्वसनीयता का जो स्तर होगा और बेहतर होगा। और एक जो राजनीतिक चुनौती खड़ा करेगा बीजेपी के सामने, वो एक बड़ी चुनौती होगी। तो अगर आप 2019 के चुनाव के हिसाब से इस इन अभी समाप्त हुए विधानसभा के चुनाव के दौरान मिले हुए वोटों में 25-26 सीटों का नुकसान अगर बीजेपी को दिख रहा है, तो इसकी भरपाई कहाँ से होगी? इन तीनों राज्यों को जीतने पे सरकार उनकी बनती है, बिल्कुल ये उनकी उपलब्धि है। लेकिन लोकसभा चुनाव के हिसाब से इसको किस तरह से उसकी उपलब्धि माना जाए? इसमें तो जो मत प्रतिशत है, जन समर्थन है, उससे भारतीय जनता पार्टी की तुलना में कांग्रेस का मत समर्थन बेहतर है, क्योंकि उसने अपने 2019 के चुनाव में की तुलना में अपनी स्थिति बेहतर किया है। लोकसभा के और ऐसा भी नहीं हुआ कि जो राज्य
विधानसभा के चुनाव में इन इलाकों में विधानसभा के चुनाव जिन लोगों ने जीत लिए, वो लोकसभा के चुनाव में जीत लिए। 2003 का याद कीजिए आप। 2003 के चुनाव में इन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बेहतर थी। 2004 का चुनाव हुआ लोकसभा का, उसमें कांग्रेस सरकार में आ गई। व्यापक उस जन समर्थन मिला। हालाँकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस हारी थी विधानसभा का चुनाव और कांग्रेस लोकसभा के चुनाव भी हारी थी 2003 में। उसमें भारतीय जनता पार्टी का जन समर्थन बहुत बढ़िया था। और इसलिए इसी इस आधार पे निष्कर्ष निकाल लेना बहुत तर्कसंगत नहीं है। और यह जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में जो ये बात कही जा रही है कि यह जो सेमीफाइनल के रूप में था लोकसभा के चुनाव का, इसमें भारतीय जनता पार्टी को जो जन समर्थन मिला है, उससे कांग्रेस का सफाया हो गया या विरोधी दलों का सफाया हो गया। ऐसा नहीं है। विरोधी दलों के प्रति भी लोगों ने व्यापक जन समर्थन दिया है। और यह जो मतदान का अगर यही ट्रेंड रहा, तो मुझे लगता है कि एक बड़ी चुनौती बीजेपी के सामने है। और आने वाले दिनों में जब कांग्रेस दल समूह एक साथ अपने प्रचार अभियान को तेज करेगा, तो एक जो राजनीतिक वातावरण बनेगा, उनको भारतीय जनता पार्टी उसका मुकाबला कैसे करेगी? क्योंकि जनता से जुड़े हुए सवालों को उठाने की बात की जा रही है। जैसे जातीय जनगणना एक सामान्य विषय नहीं है, वो सशक्तिकरण का एक विषय है। लोगों के रोजगार का एक बड़ा विषय है, महँगाई एक बड़ा विषय है। केवल कुछ आर्थिक सहायता लोगों को देकर के आप रोजगार की समस्या का समाधान नहीं कर सकते। उसके लिए आपको एक व्यापक योजना बनानी पड़ेगी, एक नीति बनानी पड़ेगी कि जिससे बेरोजगारी की समस्या का समाधान हो सके, रोजगार के अवसर सृजित हो। लोगों को कुछ आर्थिक सहायता देकर के आप रोजगार की समस्या का समाधान नहीं कर सकते, ये संतोष का विषय नहीं हो सकता। लोगों को बेहतर शिक्षा, सस्ती शिक्षा, सस्ता स्वास्थ्य की व्यवस्था यह आपको सुनिश्चित करना पड़ेगा, जिसकी बात नहीं कोई करना चाहता। तो एक बड़े विषय हैं। तो जो सांख्यिकी भी कहती है विधानसभा चुनाव में पड़े हुए मतों की, वह यह पूरी तरह से इस बात को खारिज करती है कि बीजेपी के सामने चुनौती नहीं है या 2024 का चुनाव उसके लिए बहुत आसान हो गया। आज बस इतना ही, फिर नए विषय और नई चर्चा के साथ आपके समक्ष उपस्थित होऊँगा। नमस्कार।